या था फार्म प्रोटेस्ट के बाद पंजाब में दोबारा से खालिस्तानी मूवमेंट का एक रिवाइवल शुरू हो गया। खालिस्तानी मूवमेंट मेरे हिसाब से अमित शाह के ट्यूनर का सबसे बड़ा फेलियर रहा। यह मूवमेंट कुछ साल पहले तक इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में फिर से एक बार इसका रिवाइवल हुआ। और ऐसा रिवाइवल होता है कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग इसमें इंडिया में वापस आ जाते हैं और उन्हें लोगों की तरफ से लोकसभा भेज दिया जाता है, और वो भी 2 लाख वोटों के मार्जिन से जिता के। और यहीं से अमित शाह के लिए प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो जाती है। 2023 में अमित शाह के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम आती है। 23 में मणिपुर की कुकी और मोती कम्युनिटी के बीच में वार प्लेस स्टार्ट हो जाते हैं, और ये वार इतनी बड़ी हो गई कि सिविल वार जैसी सिचुएशन आ गई, जिसमें 250 लोगों से ज्यादा लोग मारे गए। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी जो इन सारे प्लेस को पूरे तरीके से रोकने में फेल हो गई। इनफैक्ट खुद सीएम वीरेंद्र सिंह पर भी वार भड़काने के एलिगेशन लग रहे थे। इन प्लेस के शुरू होने के 20 महीने बाद सीएम ने इस्तीफा दे दिया, तब जाके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है जिसकी 41% जनसंख्या क्रिश्चियन है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस ऑलरेडी चिकन स्नेक का फायदा उठा के चाइना को नॉर्थ ईस्ट में इनवाइट कर चुके थे। उस सोर्सों के हिसाब से यहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, और यह बात शेख हसीना खुद अपने मुंह से कह चुकी हैं। इनफैक्ट मणिपुर की कुकी कम्युनिटी खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और मणिपुर के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन होना खतरे से खाली नहीं थी। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने में 20 महीने लगा दिए। इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट शुरू से इनफेक्टिव नजर आ रही थी, तो उस हिसाब से हमारे होम मिनिस्टर को वहाँ पर बहुत पहले ही प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था। और वेस्ट बंगाल न्यूज में रहा है अपनी पॉलिटिकल के लिए, अगर वहाँ पर पंचायत के चुनाव भी होते तो 40-50 लोग वैसे ही मारे जाते हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव में वहाँ पर लगभग 700 के लगभग पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए। 23 लोग तो पोलिंग डे पर ही मारे गए थे। होम मिनिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पर 2020 में 650 इंसिडेंट हुए थे, जिसमें टोटल 57 वर्कर्स मारे गए थे, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स भी थे। इसी साल देख लो वफे एक्ट आते ही बंगाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, जिसमें हिंदू फैमिली को टारगेट किया गया। एक केस में तो मुस्लिम ने उसके हरगोविंद दास और उनके बेटे को मार दिए थे। इस डर से लगभग 400 लोग वहाँ से अपना घर छोड़ के भाग निकले थे। खुद अपने स्टेट में वे लोग रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस स्टेट में इतना एनार्की है, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्या फायदा आपकी 56 इंच छाती और चाय की कीप का? कोई मुझे बताया कि बीजेपी ने बंगाल में कड़ी निंदा के अलावा और क्या स्टैंड लिया। इसलिए मुझे अमित शाह का एक ये भी बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है। अभी कुछ समय पहले पहलगाम अटैक हुए। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। 370 हटने के बाद लॉ एंड ऑर्डर और पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर जाती है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं। 2024 के इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन में कश्मीर में टेरर अटैक होते हैं, और फिर इस साल पहलगाम का अटैक, जिसे इंटेलिजेंस का एक मेजर फेलियर कहा जा सकता है। 370 हटने का जितना क्रेडिट अमित शाह को मिलना चाहिए, उतना क्रिटिसिज्म भी हुए इन इंसिडेंट के लिए डिजर्व करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि अमित शाह के टेन्योर में एक भी ऐसी चीज अच्छी नहीं हुई है। 370 के बाद अमित शाह को बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है, इंडिया से नक्सलिज्म का साफ करना। ये मैच देखो, 2013 में इंडिया का रेड कॉरिडोर कुछ ऐसा दिखता था। पशुपति से लेकर तिरुपति तक नखतवाड़ी इलाका है, और आज यह मैप कुछ ऐसा दिख, जिसे एक टाइम पर रेड कॉरिडोर कहा जाता था, वे आज कुछ पैकेट्स में रहकर सिमट गए हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले अभी पहलगाम अटैक के बाद सबका ध्यान कश्मीर पर था। उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बख्तर पर अटैक किया, जिसमें 30 नक्सलिज्म एलिमिनेट कर दिए गए थे। उनमें से एक टॉप कमांडर था गुस्सावराज। यह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके बाद बख्तर सेंटर की रेड लिस्ट से बाहर हो गया है। अब सिर्फ देश के 18 डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेड बचे हैं, और अमित शाह ने कहा कि अगले साल 31 मार्च से पहले ही इन डिस्ट्रिक्ट को भी बाहर कर दिया जाएगा, और इसके लिए अमित शाह क्रेडिट डिजर्व करते हैं। इसमें से कुछ अमित शाह के ट्रेनर के बहुत बड़े फेलियर हैं, जिनके लिए उनको क्रिटिसाइज करना भी बेहद जरूरी है।